हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं शुभम गोस्वामी एंड वेलकम बैक टू अनदर इंपॉर्टेंट वीडियो। स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी। आई होप कि आप सभी सब्जेक्ट की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। स्टूडेंट, आपकी तैयारी को ध्यान में रखते हुए मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो। इस वीडियो में हम 12th केमिस्ट्री के 10 महत्वपूर्ण अति लघुत्तरीय प्रश्नों को पढ़ेंगे। देखिए, मैंने इससे पहले फिजिक्स का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो बनाया था जिसमें मैंने 10 महत्वपूर्ण अति लघुत्तरीय प्रश्न बताया था। ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का कमेंट था कि सर केमिस्ट्री का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप बताइए। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपके लिए 10 महत्वपूर्ण अति लघुत्तरीय प्रश्न लेकर आ चुका हूं जो कि आपका चैप्टर 1 से चैप्टर 3 तक है, यानी कि चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 3 तक ये 10 महत्वपूर्ण अति लघुत्तरीय प्रश्न होने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अगर ऐसे ही आप वीडियोस लगातार देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। ठीक है, लाइक का टारगेट है 1000 लाइक का। जैसे 1000 लाइक पहुंच जाएगा मैं आपके लिए सभी सब्जेक्ट का ऐसे इंपॉर्टेंट लाता रहूंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला चैप्टर हमारा है ठोस अवस्था, सॉलिड स्टेट। तो सबसे पहला क्वेश्चन भी उसी का होगा। क्वेश्चन क्या है कि अध्रुवीय आणविक ठोस नर्म होते हैं क्यों। देखिए, मैं जब आपको ठोस पढ़ा रहा था तो मैंने आपको आणविक ठोस के बारे में बताया था। ठीक है, आणविक ठोस दो प्रकार के होते हैं, अध्रुवीय आणविक ठोस और ध्रुवीय आणविक ठोस। तो आपसे पूछा जा रहा है कि अध्रुवीय आणविक ठोस नर्म होते हैं क्यों। तो इसका एक सिंपल सा रीजन है जो कि मैं यहां पर लिखूंगा। देखिए, आप लोग साथ में नोट करते चलिएगा। क्योंकि इन ठोसों के अवयवी कण, ठीक है, किनके अवयवी कण, यानी कि जो अध्रुवीय आणविक ठोस होते हैं इन ठोसों के अवयवी कण। आपको पता है कि बहुत सारे अवयवी कणों से मिलकर ठोस बनते हैं। तो अवयवी कणों में कौन कौन आ सकते हैं, या तो अणु आएंगे, ठीक है, अणुओं या परमाणुओं, ठीक है, के मध्य, यानी कि के बीच, के मध्य दुर्बल परिक्षेपण बल, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, लंदन बल। ठीक है, या लंदन बल पाया जाता है, या लंदन बल पाया जाता है। ठीक है, तो देखिए जाता है, इसीलिए अध्रुवीय आणविक ठोस नर्म होते हैं। यानी कि सिंपल अगर आप लोग समझें तो अध्रुवीय आणविक ठोसों के अवयवी कण जो है वो दुर्बल परिक्षेपण बल या लंदन बल से बंधे होते हैं। यानी कि इनके अवयवी कणों के बीच, मान लीजिए ये अवयवी कण है, ये अवयवी कण है, इनके बीच जो फोर्स कार्य करेगा वो कौन सा होगा, दुर्बल परिक्षेपण बल, यानी कि बहुत ज्यादा प्रबल ठोस बल काम नहीं करता है। ठीक है, या लंदन बल का मतलब एक कमजोर बल होता है, यही इनके बीच पाया जाता है, इसीलिए ये ठोस होते हैं, इसीलिए ये नरम होते हैं। ठीक है, और जो बहुत ठोस होते हैं यानी कि जो कठोर होते हैं उनके बीच हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। ठीक है, हाइड्रोजन बंध सबसे प्रबल बंध होता है। तो इसमें क्या पाया जाता है, दुर्बल परिक्षेपण बल या लंदन बल, इसीलिए अध्रुवीय आणविक ठोस नरम होते हैं, क्योंकि इनके अवयवी कण जो है बहुत ही दुर्बल इनके मध्य बल पाया जाता है। ठीक है, तो ये एक रीजन है जो आपको समझना है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन भी इसी चैप्टर से है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन क्या है आप लोग देख सकते हैं, सामने है कि फलक केंद्रित घनीय जालक के लिए संकुलन क्षमता कितनी होती है। मैंने आपको एफसीसी पढ़ा था जब मैं एक कोष्टिका पढ़ा रहा था, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो इसके लिए संकुलन क्षमता मैंने आपको बताई थी कितनी होती है। तो फलक केंद्रित लिखिए, फलक केंद्रित घनीय जालक के लिए, क्योंकि संकुलन क्षमता को हम परसेंटेज में डिनोट करते हैं। ठीक है, जालक के लिए संकुलन क्षमता होती है 74%, यानी कि 74% होती है। ठीक है, तो फलक केंद्रित यानी कि एफसीसी जालक के लिए संकुलन क्षमता जो होती है वो 74%, 74% होती है। समझ में आया, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि फलक केंद्रित घनीय जालक के लिए संकुलन क्षमता जो होगी वो कितनी होगी, 74%। ये याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि इसी चैप्टर का है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या है कि काय केंद्रित संरचना किसे कहते हैं। यानी कि देखिए अभी मैंने ऊपर बताया आपको बीसीसी,
सॉरी एफसीसी, ये है आपका बीसीसी, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो आपसे पूछा जा रहा है कि काय केंद्रित संरचना किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। यानी कि काय केंद्रित संरचना क्या है। तो देखिए ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए यदि अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त एकक कोशिका के केंद्र में भी उपस्थित हों तो यह काय केंद्रित संरचना कहलाती है। यानी कि एकक कोशिका आप लोगों को मैंने पढ़ा था, सभी को पता होगा किस प्रकार से बनती है एकक कोशिका। तो उसको पहले हम बना लेते हैं, ठीक है। देखिए कुछ इस प्रकार से, एक ये होगा, ठीक है। अब यहां पर साइड में हम बना लेते हैं, थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं। देखिए उतना अच्छा नहीं बना, लेकिन आप लोग समझिए, ठीक है। तो इस प्रकार से आपकी एकक कोशिका बनती है। थोड़ा मैंने बड़ा बना दिया है। अब इसमें होता क्या है, इसमें कोनों पर अवयवी कण उपस्थित होते हैं। जैसे यहां पर अवयवी कण होंगे, यहां पर होंगे, यहां पर होंगे, यहां पर होंगे, ठीक है, यहां पर होंगे, उसके बाद में यहां पर होंगे, और यहां पर होंगे, और यहां पर होंगे, ठीक है। कोनों पर तो अवयवी कण होते ही हैं, साथ में इनके में क्या होता है, इनके केंद्र पर भी देखिए यहां पर भी एक अवयवी कण उपस्थित होता है। तो इस प्रकार की जो संरचना होगी वो काय केंद्रित एकक कोशिका होगी, यानी कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल होगी, ठीक है। तो समझ में आया। यदि अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त एकक कोशिका के केंद्र में भी उपस्थित हो तो ये एक एकक कोशिका है। किसका चित्र है, एकक कोशिका, यानी कि यूनिट सेल का ये चित्र है, ठीक है। अब ये एकक कोशिका, इसके कोनों पर तो उपस्थित ही होंगे अवयवी कण। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 अवयवी कण कोनों पर होंगे और एक इसके केंद्र में होगा, ठीक है। तो ये आपका बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल होगा, यानी कि काय केंद्रित संरचना ये कहलाती है, ठीक है। तो यही आपका उदाहरण है, यही चित्र आपका उदाहरण है, ठीक है। तो याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन थे। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए चौथा क्वेश्चन भी फर्स्ट चैप्टर से है। ये क्वेश्चन क्या है इसको समझिए। देखिए क्रिस्टल जालक में जालक बिंदुओं से अवयवी कण के लुप्त होने पर किस प्रकार का दोष उत्पन्न होता है। यानी कि अगर कोई क्रिस्टल जालक है और उसमें जालक बिंदुओं से अवयवी कण लुप्त हो जाए, उस क्रिस्टल जालक से बाहर निकल जाए, तो कौन सा दोष उत्पन्न होगा। जब मैं चैप्टर आपको पढ़ा रहा था पूरा दोष मैंने पढ़ाया था। तो आप लोग लिखेंगे यदि क्रिस्टल, ठीक है, जालक से अवयवी कण, जालक से अवयवी कण अपने नियमित स्थान, देखिए मैं थोड़ा फास्ट लिख रहा हूं, आप लोगों को अच्छे से राइटिंग से लिखना है, ठीक है। अपने नियमित स्थान, ठीक है, अपने नियमित स्थान, यानी कि जालक बिंदु, जहां अवयवी कण होते हैं उस बिंदु को हम जालक बिंदु कहते हैं, लैटिस पॉइंट, ठीक है। अपने नियमित स्थान यानी कि जालक बिंदु से बाहर निकल जाते हैं तो उत्पन्न दोष को हम कहते हैं रिक्तिका दोष, ठीक है। कौन सा दोष कहते हैं, रिक्तिका दोष कहते हैं, रिक्तिका दोष कहते हैं, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है। यदि अवयवी कण जो है क्रिस्टल जालक से यदि अवयवी कण क्रिस्टल जालक में जालक बिंदु से अवयवी कण लुप्त हो जाए या गायब हो जाए तो वहां पर रिक्त स्थान उत्पन्न हो जाता है, तो उसी को हम रिक्तिका दोष कहते हैं, ठीक है। समझ में आया, बहुत ही सिंपल है। अब ये थे आपके फर्स्ट चैप्टर के 4 क्वेश्चन। अब हम देखेंगे अपना सेकेंड क्वेश्चन, यानी कि विलयन के क्वेश्चंस। तो देखिए विलयन का क्वेश्चन जो है बहुत ही सिंपल है। फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है कि विलायक किसे कहते हैं, विलायक क्या होता है, व्हाट इज सॉल्वेंट, ठीक है। तो देखिए विलायक, ठीक है, विलायक लिख देते हैं, विलायक क्या होता है। तो देखिए मैंने आपको पहले भी डेफिनेशन बताया था विलायक का कि विलयन का वह घटक, विलयन का, देखिए एक चीज मैंने बताया था कि जो विलयन होता है वो 2 चीजों से मिलकर बना होता है। विलयन इक्वल टू विलेय प्लस विलायक, विलेय प्लस विलायक, ठीक है।
प्लस विलायक। तो देखिए मान लीजिए आप लोग शरबत बना रहे हैं, विलयन है, उसमें आपने चीनी डाला, वो विलेय है, विलायक में पानी ले लिया, ठीक है। तो देखिए पानी की मात्रा आप अधिक लेंगे तभी तो शरबत बनेगा, तभी तो वो विलयन बनेगा। तो विलयन में जिसकी मात्रा अधिक हो उसी को हम विलायक कहते हैं। तो आप लिखिए विलयन में, विलयन का वह घटक जो अधिक मात्रा में उपस्थित रहता है वो क्या कहलाता है, वही विलायक कहलाता है, ठीक है। तो आप लिखिए विलायक कहलाता है, ठीक है। तो यानी कि सिंपल है कि विलयन में वह घटक जो अधिक मात्रा में उपस्थित होता है विलायक कहलाता है। जैसे आप चीनी और पानी को ले लें, आप उसे शरबत बनाना चाहते हैं, तो देखिए पानी ज्यादा लेंगे तभी तो शरबत बनेगा। अगर पानी आप कम लेते हैं, चीनी ज्यादा लेते हैं, तो बहुत गाढ़ा हो जाएगा, यानी कि शरबत नहीं बनेगा, ठीक है। तो अगर आपको शरबत बनाना है तो पानी ज्यादा लेना पड़ेगा। तो वही पानी जो है इसमें विलायक का काम करेगा। तो पानी को ज्यादा लिया तो विलयन का वह घटक जो अधिक मात्रा में उपस्थित हो उसे हम विलायक कहते हैं, ठीक है। जो विलयन में अधिक मात्रा में हो वही विलायक होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, विलयन में किसी अवयवी घटक के मोल भिन्न ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। मोल भिन्न का मतलब क्या होता है, मोल प्रभाज, ठीक है। तो आपको सूत्र लिखना है, विलयन के किसी अवयवी घटक के मोल भिन्न ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। तो विलयन दो अवयवी घटक से मिलकर बना होता है, एक विलेय और एक विलायक। तो मान लीजिए हमें विलेय का मोल प्रभाज ज्ञात करना है, विलेय का मोल प्रभाज, तो आपको लिखना होगा विलेय का मोल प्रभाज इक्वल टू विलेय के मोलों की संख्या, ठीक है, की संख्या अपान विलेय के मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या, ठीक है। विलेय के मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या, विलायक के मोलों की संख्या मैं नीचे लिख देता हूं, ठीक है। तो ये इसका फार्मूला होता है। देखिए अगर आपको विलयन के किसी घटक का मोल प्रभाज ज्ञात करना है तो पहले उस घटक के मोलों की संख्या को आपको ऊपर लेना होगा, फिर नीचे विलेय और विलायक दोनों के मोलों की संख्या लेना होगा। देखिए हम विलेय का मोल प्रभाज ज्ञात करेंगे तो ऊपर लिखेंगे विलेय के मोलों की संख्या अपान विलेय के मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या। मान लीजिए हमें विलायक का मोल प्रभाज ज्ञात करना है तो ऊपर लिखेंगे विलायक के मोलों की संख्या अपान विलेय के मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या। यानी कि जिसका मोल प्रभाज हमें ज्ञात करना है उसे ऊपर और नीचे दोनों जगह लिखा जाएगा, जिसका हमें नहीं ज्ञात करना है उसे सिर्फ नीचे लिखा जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो इसी प्रकार से अगर आपको विलायक का मोल प्रभाज ज्ञात करना हो तो ऊपर विलायक लिख दीजिए और नीचे विलेय प्लस विलायक दोनों लिख दीजिए। यानी कि सिंपल भाषा में बात करें तो विलेय के यानी किसी अवयवी घटक का अगर हमें मोल प्रभाज ज्ञात करना है तो पहले उस अवयवी घटक के मोलों की संख्या लिखिए, फिर नीचे विलयन के दोनों अवयवी घटक के मोलों की संख्या, ठीक है। इस प्रकार से आप इस फार्मूले से मोल प्रभाज ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आया? अब अगर मान लीजिए विलेय के मोलों की संख्या आपको निकालनी है तो आप एक फार्मूला लगा सकते हैं, विलेय का भार बटा विलेय का अणुभार, ठीक है। यानी कि भार बटा अणुभार आपको लगाना होगा। तो ये सब मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतः परासरण किसे कहते हैं। ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए एक परासरण होता है कि अंतः परासरण। तो अंतः परासरण क्या होता है? तो एक क्रिया होती है जो आप लोग देखते होंगे अपने दैनिक जीवन में। आप लोग जब बाजार से किशमिश लाते हैं सूखा, ठीक है, तो किशमिश या किसी सिकुड़ी हुई कोशिका को शुद्ध जल से भरे पात्र में रखने पर कुछ समय बाद किशमिश या कोशिका फूल जाता है, यही अंतः परासरण कहलाता है। यानी कि मान लीजिए आप लोग बाजार गए, ठीक है, कहाँ गए? बाजार गए। अब वहां से आप लोगों ने लिया इस प्रकार की कुछ किशमिश, यानी कि जो सूखी है, आप लोग देखे होंगे। अब इस एक पात्र है आपके घर में, भगोना मान लीजिए, लोटा गिलास कुछ भी ले लीजिए। तो यहाँ पर आपने इसमें क्या किया, इस सिकुड़ी हुई किशमिश को ऐसे ऐसे डाल दिया। तो ये पहले तो ऐसे ही रहेगी, लेकिन कुछ देर बाद जब आप देखेंगे तो यही किशमिश किस प्रकार से हो जाएगी, यही किशमिश जो है आपकी, रुकिए बताते हैं। तो इस प्रकार से आपकी जो ये किशमिश है ये ऐसे
मोटाट हो जाएगी, यानी कि ये जो सिकुड़ी हुई थी वो फूल जाएगी। ठीक है, तो इसी प्रक्रिया को हम अंतःपरासरण कहते हैं। क्या होता है, जो किशमिश की कोशिका होती है वो फूल जाती है। तो देखिए किशमिश या किसी सिकुड़ी हुई कोशिका को शुद्ध जल से भरे पात्र में, तो देखिए यह किशमिश या इसकी कोशिकाएं सूखी हुई हैं, इसको हमने क्या किया, एक पात्र में, जल से भरे पात्र में रख दिया। अब जब रखा, उसके कुछ समय बाद जब मैंने देखा, कुछ समय बाद किशमिश या कोशिका का फूल जाता है। ठीक है, यानी कि इस पानी में जो किशमिश मैंने डाला था वो जो है एकदम उसकी सिकुड़ी हुई कोशिका जो है फूल गई है। तो इसी क्रिया को हम कहते हैं अंतःपरासरण। ठीक है, सिंपल है, तो ये आप लोगों को पता भी होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि तीसरे चैप्टर से है, वैद्युत रसायन। तो देखिए ये क्या है, दुर्बल विद्युत अपघट्य के दो उदाहरण लिखिए। देखिए दुर्बल विद्युत अपघट्य, इसमें आपको विद्युत अपघट्य के बारे में पढ़ना होगा। ठीक है, समझ में आया? तो सबसे पहले दुर्बल विद्युत अपघट्य के दो उदाहरण मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहला उदाहरण है CH3COOH, इसे हम लोग कहते हैं एसिटिक एसिड। दूसरा है NH4OH, इसे हम कहते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो एसिटिक एसिड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है ये दोनों दुर्बल विद्युत अपघट्य होते हैं। ठीक है, विद्युत अपघट्य के बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगा, चैप्टर भी मैं आपको फुल चैप्टर पढ़ा चुका हूं और एक बार फिर से पढ़ाऊंगा क्योंकि वो मैंने नेक्स्ट ईयर पढ़ाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तुल्यांकित चालकता का सूत्र क्या होगा? यानी कि आपसे कहा जा रहा है कि तुल्यांकित चालकता का सूत्र क्या होता है। तो देखिए इसको हम लोग देखते हैं। तो तुल्यांकित चालकता को हम लोग डिनोट करते हैं लैम्डा EQ से। ठीक है, तो लैम्डा EQ इक्वल टू, ये तुल्यांकित चालकता है लैम्डा EQ। ठीक है, तो ये इक्वल टू होता है कप्पा इंटू 1000 अपान नॉर्मलता। ठीक है, यानी कि तुल्यांकित चालकता को हम डिनोट करते हैं लैम्डा EQ से, इक्विवेलेंट। ठीक है, इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 अपान नॉर्मलता। कप्पा क्या है? कप्पा है विशिष्ट चालकता। ठीक है, हम लोग विशिष्ट चालकता को कप्पा से डिनोट करते हैं। तो ये आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये तुल्यांकित चालकता अगर आपको निकालना हो तो आपको अगर विशिष्ट चालकता पता है और नॉर्मलता पता है तो आप इस फार्मूले की सहायता से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कप्पा क्या है, इसे हम कहते हैं कप्पा। ठीक है, कप्पा है आपका विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता। समझ में आ रहा है? ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड कराता रहूंगा, बस आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोलर चालकता की इकाई क्या होती है? यानी कि मोलर चालकता जो होती है उसकी इकाई यानी कि उसका मात्रक क्या होता है, तो लिख देते हैं मोलर चालकता की इकाई साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर, ये दो है स्क्वायर है। ठीक है, मोल इनवर्स होती है। ठीक है, तो मोलर चालकता का जो मात्रक होता है वो होता है साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, तो यहां पर मैंने आपको 10 महत्वपूर्ण लघुत्तरीय प्रश्नों को बताया। ये मेरा लास्ट था, तो इसमें आपको 3 चैप्टर के क्वेश्चंस पढ़ने को मिले, ठोस अवस्था, विलयन और वैद्युत रसायन। आई होप कि आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। अब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि आप लोगों को इनमें से कितने क्वेश्चन पहले से ही पता थे। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, आप लोग अपनी तैयारी करते रहें।